हमारी कच्ची घानी की यूनिट है तेल प्रोसेसिंग की। यहाँ पे कोल्ड प्रेस तेल तैयार किया जाता है सभी प्रकार का, सरसों का, मूंगफली का, तिल्ली का, अलसी का, नारियल का, बादाम का, और वो भी नेचुरल तरीके से तैयार करते हैं। ये कोल्हू है, कोल्हू के द्वारा तैयार करते हैं। एक आप उधर देख रहे हैं देसी घट्टी लगी हुई है, उससे हम पूरे मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्ची सब उसी से पिसाई करते हैं। जो पुराने समय में जो पद्धति से मसाले तैयार करते थे, उसी पद्धति से अभी भी मसाले हम तैयार कर रहे हैं। ये पूरी प्रोसेसिंग है। ये सभी प्रकार के तेल बन रहे हैं और ये तेल निकल रहे हैं। ये काय का तेल है? ये महुए का बीज रहता है, उसका तेल है। अच्छा। उसको गुल्ली बोलते हैं। हाँ। और ये भी खाने में काम आता है। इसकी जो खल रहती है, वो खल खेत में खाद के रूप में उपयोग होती है। इसके मतलब फसल ग्रोथ अच्छी करती है, कीड़े नहीं लगते हैं। और ये हमने पूरे जमीन में इसी को मतलब खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसका ये वेस्ट बचा उसको खाद के रूप में, और हाँ। तो वो निकला वो तेल बना। तो ये तेल किस में काम आता है? ये जो आदिवासी बेल्ट रहता है, लगभग वो 100% इसी का तेल यूज करते हैं। हाँ। और वो साल भर का तेल अपना तैयार करवा के ले जाते हैं। तो ये खाने में काम आता है या? खाने में काम आता है। और ये सर्दी के दिनों में घी जैसा जम जाता है। अच्छा। हाँ, घी जैसा हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सभी प्रकार के तेल का स्टोरेज है। तो इसमें सरसों स्टोरेज है पूरी। ये पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे। ये कपड़े के फिल्टर है, इसमें क्लीन तेल को क्लीन करते हैं। अच्छा, आप मेरे को बता सको कि मार्केट में भी ये तेल अवेलेबल है ना? तो आप जिस तरीके से निकाल रहे हो और जो बाकी लोग निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मेरा जो तरीका है वो प्राकृतिक है ना, इसमें अपन किसी भी तरीके को मिलावट या वो नहीं कर रहे। तो बाहर जो तेल आता है उसमें क्या होता है? उसमें 30% उस पर लिखा रहता है स्पष्ट, पाम ऑयल मिश्रित रहता है। तो वो 30% की जगह पे कितना मिश्रित कर रहा है। और अपन तेल को तैयार कर रहे हैं कोल्ड प्रेस विधि से, ठंडी प्रोसेसिंग विधि से। और वो तेल तैयार होता है हीट प्रोसेसिंग विधि से, मतलब गर्म बहुत अधिक टेम्परेचर में तैयार होता है। और हमारा 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर में हम तेल को तैयार करते हैं। तो इस वजह से इसके जो पोषक तत्व हैं तेल में पूरे मौजूद रहते हैं। बाकी जो बाजार के तेल में जो पोषक तत्व पूरे नष्ट हो जाते हैं हीट होने के कारण। एक बार मुझे आप बता सके कौन कौन से तेल हैं? सरसों का है, मूंगफली का है, तिल्ली का है, अलसी का, नारियल का, बादाम का, कलौंजी का, महुए का तेल, और एक कड़वा तेल करंज का बोलते हैं, जो पशुओं की बीमारी में काफी काम आता है। उस तेल को भी तैयार करते हैं। तो ये सारा तेल इसी मशीन में निकलता है? हाँ, ये बहुत सारी मशीन रखी है। इधर भी ये मशीन लगी है। क्या बोलते हैं इस मशीन को? कोल्ड प्रेस, कच्ची घानी मशीन। अच्छा। कोल्हू बोलते हैं। पुराने समय में हाँ। ये बेल से चलते थे, आज के युग में इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अब बेल बचे नहीं है, इस वजह से ये अब मोटर से चल रहे हैं सभी को। तो इस काम का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये लगभग 15-16 वर्ष पहले जैविक खेती का मेरे मन में आया कि मैं थोड़ा किसानों से अगर कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने शुरुआत में 1 एकड़ से करी फर्स्ट साल, फिर मैंने 5 एकड़ में स्टार्ट करी दूसरे वर्ष। फिर धीरे धीरे मैंने मार्केट तैयार करा तो मांग बढ़ने लग गई। फिर लोग बोलने लगे, फिर मैंने 15 एकड़ में स्टार्ट कर दिया। आज 14 वर्ष हो गए मेरे को 15 एकड़ में करते करते। धीरे धीरे मांग बहुत बढ़ती गई। इन लोगों ने बोला कि हमें आप अनाज शुद्ध दे रहे हैं, दालें शुद्ध दे रहे हैं, मसाले शुद्ध दे रहे हैं, तो आप हमें तेल भी शुद्ध दो कहीं से भी। तो फिर मेरे मन में आया कि अपन भी कच्ची घानी की प्रोसेसिंग यूनिट को शुरुआत करें। फिर मैंने ये करीबन 9 साल पहले इसकी शुरुआत करी। मतलब 9 सालों से तेल का काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो आप खुद उगा रहे हैं या बाहर से ला रहे हैं? ये लगभग 80% तो मैं उगा रहा हूँ, और बाकी जो किसान ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनसे खरीद के लेके आ रहा हूँ। कहाँ से लाए? वो एमपी में कर रहे हैं या बाहर? एमपी में और एमपी से बाहर। अच्छा, बाहर भी? हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में। तो अभी हम देख सकते हैं कौन कौन सी फसलें ऑर्गेनिक तरीके से आप उगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बताइए। या उनको उनमें क्यों नहीं है उत्सुकता कि अपने गांव के लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं ना। आजकल तो क्या है कि 500 रुपए का केमिकल आ गया और बस उसी से स्प्रे कर दिया और 1 एकड़ का पूरा खरपतवार खत्म हो जाता है। तो ये स्थिति है। अब मोर देखिए, अब हमारे यहाँ मोर भी बहुत रहते हैं क्योंकि यहाँ केमिकल यूज नहीं करते हैं इस कारण। अच्छा। अब देखो सामने, बिल्कुल
तो आप ये अभी जो टाइम चल रहा है लोग यूरिया डीएपी ये सब डाल रहे हैं हाँ जी, खेतों में, है ना? हाँ जी। तो आपकी क्या अभी प्रक्रिया चल रही है खेती को लेके? नहीं, हम तो जैसे एक दो वर्ष थोड़ा सा उत्पादन कम रहा, उसके बाद उत्पादन वापस ऐसा का ऐसे आ गया। लगभग अभी जो लोग केमिकल से उपज ले रहे हैं जितने कुंटल, उतना कुंटल हम ऑर्गेनिक में ले रहे हैं। परंतु इसमें बस मेन समस्या क्या रहती है, खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए पूरा हाथ से निदाई करना पड़ती है। और पूरा आप देख रहे हो जैसे मक्का निंद रही है वो, ये मक्का अभी लगी हुई है, तो ये मक्का भी हाथ से निदाई करना पड़ती है। खरपतवार की मेन समस्या है। अब ये इसमें हल्दी लगी हुई है, अभी जर्मिनेशन नहीं आया इसमें, ये पूरी जगह में हल्दी लगी हुई है। इसको भी अभी जैसे खरपतवार आ गए थोड़े थोड़े, तो जैसे अधिक हो जाएंगे फिर इसको हाथ से पूरा गुड़ाई करना पड़ेगी। तो मेन ऑर्गेनिक में लेबर कास्ट रहती है खरपतवार की। बाकी हम देसी दवाई तो कीड़े के लिए बना लेते हैं, 5 पत्ती काढ़ा बना लेते हैं, फिर मास्क बना लेते हैं। तो 5 पत्ती काढ़ा में हम नीम और अकौआ और सीताफल, करंज और बेशरम, इनकी पत्तियों को बॉयल करके और उससे हम जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। और एक लहसुन और मिर्ची का वो गाय के गोमूत्र में ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। जैसे अपन हाँ, ब्रह्मास्त्र क्या होता है, उसका क्या असर होता है? उससे कीट नियंत्रण हो जाता है पूरा। अच्छा, हाँ, कीट तो नियंत्रण आपने इन तरीकों से कर लिया, हाँ। केवल खरपतवार तो हाथ से निकालना हाथ से पड़ेगा। निकालना हाँ। पड़ेगा। तो कितनी लेबर लग जाती है इसमें हाथ से निकालने में और कितना टाइम लगता है? लेबर एक ही कड़ में करीबन 30 से 40 लेबर लगती है। वो लेबर का ऐसा रहता है, खरपतवार के अनुसार रहता है। कम खरपतवार रहेंगे तो कम लेबर लगेगी, और अधिक खरपतवार रहेगा तो अधिक लेबर लगेगी। वो खरपतवार के ऊपर रहता है। जैसे ये मक्का है अपनी, है ना, मक्का हाँ का जी। खेत है, तो इसमें अभी ये किस स्थिति में है ये मक्का? अभी तो इसमें ये तो पशु के लिए थोड़ा सा घना बोया हुआ है, तो ये तो पशुओं के लिए है। तो इसको काट के पशु को खिलाने के लिए, क्योंकि हम पशुओं को भी ऑर्गेनिक ही चारा खिलाते हैं, वो खल भी ऑर्गेनिक ही खिलाते हैं। क्योंकि दूध घी हमें भी खाना, सबको खिलाना भी है, तो दूध घी भी हम ऑर्गेनिक ही तैयार करते हैं। अच्छा, तो ये कौन से मतलब क्या इसमें भुट्टे आ जाएंगे तब खिलाएंगे या फिर केवल चरी? नहीं, चरी। केवल चरी। हाँ, भुट्टे आने की अवस्था में तो फिर अब ये मक्का लगी हुई है आगे। हाँ। ये थोड़ी दूरी ज्यादा लगाना पड़ती है, वो भुट्टे के लिए तैयार करते हैं। आपने बताया था आपने धान भी बोई? हाँ, धान अपन आगे देखेंगे। ये अमरूद का बगीचा है, और ये भी आप देखेंगे हमारी मिट्टी इतनी मुलायम रहती है कि इसको हाथ से भी आप कितने ही खोद सकते हो। कि देख रहे हो आप, ये इतनी मुलायम रहती है ये। और आप जो रासायनिक खेत है, उन खेतों की मिट्टी इतनी हार्ड होती है कि आप हाथ से खोद ही नहीं सकते, इतनी मुलायम रहती है इसकी मिट्टी। तो इसमें सुगंध भी अगली रहती है पूरे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन सभी प्रकार के उपस्थित रहते हैं। और इसमें प्रत्येक साल हम खल है, कंजी की है, नीम की है, और सरसों की खल और महुए की खल, और उसके बाद सड़ा हुआ गोबर का खाद, केचुआ खाद, ये सब। वो इस्तेमाल और ये सब आप खुद बना रहे हैं? खुद ही बना रहे हैं। तो जब आपने शुरुआत के 2 साल में जबकि उत्पादन कम हुआ होगा, हाँ तो जी। क्या उस टाइम आपको थोड़ा सा ऐसा डीमोटिवेशन या हतोत्साहित नहीं हुए थे आप कि यार ये काम कर रहा है? मैंने धीरे धीरे लोगों की मांग रहती गई, उस अनुसार खर्चा तो शुरुआत में ज्यादा आता है, पर धीरे धीरे लोगों की मांग रहती गई, और मेरे को काफी लोगों ने उत्साह बढ़ाते रहे कि आप बिल्कुल ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो आप इसका पीछा मत छोड़ना। और वो लोग आज भी साथ हैं, और उनको पूरा साल भर का राशन में उपलब्ध कराता हूँ। कौन लोग हैं वो डॉक्टर फैमिली है काफ़ी, और काफ़ी आईपीएस फैमिली, काफ़ी लोग हैं। अच्छा। अभी पूरे भारतवर्ष में 380 फैमिली को साल भर का राशन उपलब्ध कराते हैं। आपके जो क्लाइंट्स हैं, है ना, हाँ। जो आपके कस्टमर्स हैं, हाँ जी। तो उसका अगर मैं थोड़ा समझना चाहूँ, सामाजिक उनका बैकग्राउंड समझना चाहूँ, तो वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जैसे कभी फसल में हानि हो जाती है, फसल का उत्पादन कम रहता है, तो वो मेरे को हर मदद संभव प्रयास करते हैं कि आप मतलब खेती का, ये ऑर्गेनिक खेती करना बंद मत करना। आप घाटा जाए तो हम खा रहे हैं ना आपका अनाज, तो वो घाटा हमें भी जाएगा। तो ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो उससे हमारा उत्साह बहुत अधिक रहता है। क्या वो अधिकारी लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, या किस तरह के लोग हैं? अधिकारी लोग हैं और कुछ बिजनेसमैन हैं, सभी लोग हैं। और पूरे भारतवर्ष में शुरुआत मैंने 5 लोगों से की थी, और मैंने पंपलेट आज तक कुछ भी नहीं छपाया, लोगों को बताया कुछ भी नहीं। वो 5 लोगों ने आज मेरे को 300 से 400 कस्टमर बना दिए। वो 5 लोगों ने 25 तैयार करे, 25 ने चेन बाई चेन जुड़ते गए।
अभी मैं कई लोगों को तो पूर्ण रूप से सामान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उत्पादन नहीं हो पा रहा। तो मतलब काफ़ी लोग अभी धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं। अभी और व्हाट्सएप ग्रुप डाल रखे, जो भी यहाँ कुछ प्रक्रिया होती है तो वो पूरे कस्टमर को हम बताते रहते हैं। ठीक है, अभी अपन आगे का देखते हैं। नहीं, वो तो हम तो पानी से ही तैयार करते हैं लगभग, क्योंकि कम पानी की तो श्री विधि से तैयार करते हैं तो यहाँ संभव नहीं है वो। तो हम तो गड्ढा बना के और ट्रैक्टर से डुआई करके और फिर हाथ से एक रोपा को लगाते हैं। और हाँ, सभी लोग करते हैं। इसी प्रकार हम धान लगाते हैं। अभी आपको धान का ये रोपा तैयार करा हुआ है और ये धान के खेत बताएंगे आपको। और इनमें अभी पूरा गोबर का खाद मिक्स कर दिया है। आप जगह जगह देखेंगे तो गोबर के खाद के ढेर लगे हुए हैं। और अभी जैसे डुआई करेंगे और डुआई करने के बाद ये गोबर भी इसमें मिक्स हो जाएगा और उससे बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ होती है। और हमारी धान की बासमती लगाते हैं हम, उसकी महक भी बहुत अच्छी आती है। तो लोग अगर मतलब बल्क में खरीद लेते हैं तो वो 1 से 2-3 साल तक इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो समाज में, और जैसे कहीं भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो रहे हैं तो सबसे पहले मुझे इनवाइट करते हैं, हर जगह सम्मानित करते हैं। उससे मेरा उत्साह और अधिक बढ़ता है। इस कारण मैं और 24 घंटे खेती में ही लगा रहता हूँ। और भी चीज़ें करते हैं, अगर बात में आपने बताई है हमें। हाँ जी, हाँ जी। खेती के अलावा तो आपके परिवार में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं? हमारे परिवार में 12 लोग हैं और 12 लोग सभी खेती का ही काम करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बालक। दोनों को नौकरी, पढ़ाई पूरी कर ली उनने, परंतु नौकरी पे नहीं जाने दिया। खेती में कर रहे हैं वो भी, और ये बिजनेस संभाल रहे हैं। और नौकरी बाहर जाते और उससे कुछ होता नहीं, तो अपनी ज़मीन है स्वयं की, और यहाँ स्वयं की खेती कर रहे हैं और उत्पादन भी खुद ही कर रहे हैं। और मार्केट भी अब उनने संभाल लिया, मैं तो देख रेख करता हूँ लगभग। आपका व्यवसाय मार्केट बढ़ा है साल दर साल? हाँ, हर साल प्रत्येक साल बढ़ता जाता है मेरा। प्रत्येक साल मतलब काफ़ी 10 से 15% ग्रोथ होती है। और अब मैं जो मध्य प्रदेश में या बाहर जो भी किसान ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनका मार्केट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उनसे कुछ मटेरियल खरीद लेता हूँ, तो काफ़ी किसानों की सहायता भी करता हूँ। ये अभी धान के खेत आप देख रहे हैं, ये खाली पड़े हुए हैं। इसका रोपा वहाँ लगा रखा है हमने। तो अभी करीबन 10 दिन बाद ये रोपे को ये ट्रैक्टर से डुआई करेंगे। इसको ये आप देख रहे हो, इसमें ये गोबर का खाद है पूरा, ये सड़ा हुआ। ये जब हम डुआई करेंगे तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा मट्टी में। वो मिक्स होने के बाद फिर हम पूरा रोपा हाथ से एक रोपा लगाएंगे। और धान की फसल लगभग 90 से 110 दिन की रहती है। और इसमें पूरी बारिश भर पानी भरा रहना चाहिए जब सक्सेज होती है। यदि पानी खत्म हो जाएगा तो इसमें खरपतवार आ जाते हैं, फिर खरपतवार को हाथ से निकालना पड़ता है। पानी की क्या उपलब्धता है इस जगह पे? पानी की यहाँ नदी है, कुलास नदी सामने, और ट्यूबवेलें लगी है। पानी भरपूर है यहाँ पे, पानी का कोई प्रॉब्लम, पानी को दिक्कत नहीं। तो गर्मियों में क्या स्थिति रहती है? गर्मियों में थोड़ा कम पड़ जाता है, तो हम गर्मी में 3 महीने के लिए खेत को खाली रखते हैं। गेरी जुताई करके और खेत को खाली रखते हैं, तो उससे मिट्टी को भी धूप मिल जाती है। हम 2 ही साल में 2 फसल लेते हैं। अगर मैं धान के बीज की बात करूं तो आप हाँ। कौन सा बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे बाकी जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं जो बीज, तो उसमें क्या अंतर आ जाता है? हम तो बासमती PB1 आता है, पूसा बासमती नंबर 1, उसी बीज को इस्तेमाल कर रहे हैं करीबन 15 वर्ष से 16 वर्ष से। उसी बीज को, वो घर के बीज तैयार करते हैं हम। अगले साल अभी धान निकलेगी, उसमें से हम 25 किलो बीज रख लेंगे और वापस उसको डाल देंगे। तो हम बीज भी मार्केट से नहीं खरीदते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो धान की खेती अभी जिस तरीके से हो रही है बाकी जगह पे, हाँ जी, है ना, तो उसमें कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं और आप उससे कैसे बचते हैं? हम तो जैसे एक तो इसमें कीट आता है रिंग कटर जैसा, जो अंदर इल्ली जाती है, तो उसका हम जैसे छोटे पौधे की अवस्था रहता है उस समय से हम जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। तो हम 3 बार जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैविक कीटनाशक क्या है? 5 पत्ती काढ़ा बनाते हैं हम। एक नीम का ऑयल तैयार करते हैं, नीम के ऑयल को भी स्प्रे करते हैं। और दूसरा एक ब्रह्मास्त्र रहता है, ब्रह्मास्त्र को यूज करते हैं, वो गाय के गोमूत्र में और लहसुन मिर्ची से बनाते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं।
तो मतलब जो भी दवा उपलब्ध रहती है उसी को हम तैयार करके स्प्रे करते रहते हैं। तो हर 8 दिन में 10 दिन में हम एक बार स्प्रे करते रहते हैं। ये जो बनाने का, ये जो आप बनाते हैं हाँ जी। कीटनाशक जैविक हाँ आप जी। बोल रहे हैं, इसका कितना खर्चा आता है और क्या आपका उत्पादन उस मुताबिक हो पाता है? उसका कोई खर्चा नहीं आता है। जैसे आप देख रहे हो, इधर नीम के पेड़ ये यहाँ पे थाड़े हुए हैं, ये करंज के पेड़ थाड़े हुए हैं, और बेशरम ये नाली में लगे हुए हैं, और अकहुआ आसपास बहुत है, और सीताफल भी हमारे यहाँ बहुत पेड़ लगे हैं। तो यही पत्तियों को उबाल के इसी से दवाई तैयार करते हैं। इसका कोई खर्चा नहीं आता है। जब इसमें कोई खर्चा नहीं आता तो क्या कारण है कि लोग नहीं इसमें आ रहे, कर रहे हैं इस तरीके एक तो लोगों को मार्केट नहीं मिल पा रहा, एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये गवर्नमेंट की तरफ से इतना कोई सपोर्ट नहीं है, और तीसरा कारण खरपतवार की मेन समस्या रहती है। तो हर आदमी मतलब आज खेती में, किसान का बच्चा खेती में काम नहीं करना चाह रहा। मेन समस्या तो वो है, नहीं तो कहीं से लेबर ही नहीं लाना पड़ती है। गांव के लोग करने लगे तो, पर गांव के लोग खेती नहीं करना चाह रहे हैं। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, आपको पता है कि ये बनाना है, ऐसे बनाना है। जी। मान लीजिए 15 साल पहले जाए तो आपको किसने बताया था और कैसे पता? मैंने काफ़ी जगह प्रशिक्षण भी लिए, और मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे काफ़ी मेरे को प्रशिक्षण के लिए काफ़ी जगह पहुंचाया, और मैंने 15 साल पहले से वो तो मैं छोटे स्तर पे की, फिर मैंने धीरे धीरे जानकारी, आजकल तो यूट्यूब पे और हर जगह पता पड़ जाता है जो भी जानकारी चाहिए, तो वो ऐसे यूट्यूब पे देख के और धीरे धीरे जानकारी लेते रहे। अभी तो ठीक है, समझ में आता है, हमने यूट्यूब पे देखे। 15 साल पहले कैसे? हमारे एक गुरु थे दीपक सचदेव जी, वो अमृत माटी तैयार करते थे। वो निमावर के पास उनका फार्म है 8 एकड़ का, तो वहाँ 1 महीने रह के मैं और वहाँ से ट्रेनिंग सीख के आया। क्या तैयार करते? अमृत माटी? हाँ, उसका मतलब क्या होगा? वो मिट्टी में खाद को मिक्स करके 1 फीट का ऊंचा वो बनाते हैं, और फिर उस खेत में कभी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, वो हर किसान नहीं कर पाएगा उसको। तो वहाँ हमने काफ़ी ट्रेनिंग ली थी, वहाँ अच्छा सीख के आए, और फिर धीरे धीरे अपनी ज़मीन में अपनाने लगे। फिर धीरे धीरे हर जगह कहीं प्रशिक्षण हो रहा है, वहाँ चले गए 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो धीरे धीरे जानकारी काफ़ी मिलती गई। पर आप क्यों करना चाहते हैं ऑर्गेनिक? क्यों एक करना? तो मैं स्वयं हम पूरा परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और क्योंकि आज जैसे मार्केट में देख रहे हैं सब्जियां, शाम को लौकी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, सुबह बड़ी हो रही है, पालक में डेली केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, तो मैं मार्केट का जहर नहीं खाना चाहता हूँ। आज भी हम मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदते हैं, एक नमक खरीदते हैं, बाकी पूरा प्रोडक्ट आपने यहीं देखा, पूरा यहीं तैयार करते हैं हम। एक नमक खरीद के लाते हैं हम मार्केट से। धान से अगर हम आगे बढ़े तो क्या इस जो यूरिया है हाँ जी। वो कहाँ इस्तेमाल होता है? नैनो यूरिया आ गया है मार्केट में, तो उसके क्या विकल्प हैं? क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप बता सकें। नहीं, अभी तो हम तो मतलब नहीं कर रहे हैं उसको क्या इस्तेमाल। धान में यूज होता है नैनो यूरिया? सभी फसल में लोग यूज करते हैं। क्या उसकी क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्यों इस्तेमाल होता है? अभी तो वो शुरुआत में आया हुआ है, तो लोग इतना कर नहीं रहे हैं अभी तो इस्तेमाल, और अभी तो मतलब इसका इतने अच्छे परिणाम भी नहीं दिख रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे, यदि यूरिया नहीं मिलेगा लोगों को, तो फिर नैनो यूरिया पे जाएंगे। जमीन में क्या जरूरत है यूरिया की? क्यों चाहिए वो जमीन को? मिट्टी को क्या नाइट्रोजन जरूरत के है? लिए, नाइट्रोजन के लिए आप क्या करते हैं उसके? हम उसके लिए गोबर का सड़ा हुआ खाद है और राख है, और हम अमृत पानी डालते हैं। अमृत पानी क्या है? गुड़ और बेसन और गाय का गोमूत्र और छाछ से तैयार करते हैं हम। हाँ, उसको हम सड़ा के करीबन 1 महीने करीब ड्रम में रखते हैं, और फिर जैसे बारिश में 10 लीटर यहाँ डाल दिया, 5 लीटर वहाँ डाल दिया, या जैसे सर्दी की फसल रहती है गेहूँ चने की, तो जहाँ पानी रहता है, पानी चलता रहता है खेत में, वहाँ एक टंकी में हम एक पाइप लगा के धीरे धीरे उसके थ्रू जाता रहता है पौधे में। क्या ये आम किसान भी कर सकता है? सभी किसान कर सकते हैं उसको, कोई वो नहीं, कुछ कैसे कोई खर्चा नहीं होता? कोई खर्चा नहीं रहता है, तो स्वयं का रहता है। तो- ये आप देख रहे हैं गन्ना है पूरा 2 एकड़ में, सामने ये गन्ना लगा हुआ है, इसके नीचे इसका ये गन्ना है, और इसका प्रोसेसिंग भी हम स्वयं ही करते हैं। वो चरखा लगा है सामने, और वहीं गुड़ बनाते हैं हम। गुड़ भी हम शक्कर मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदते हैं, गुड़ घर का ही खाते हैं। अब मुझे इसी में एक बात आप बोल रहे थे कि सरकार सहायता नहीं करती, इसलिए किसान आ नहीं पा रहे हैं ऑर्गेनिक। तो आप ही ने बताया कि सरकार ही करा रही है कुछ।
जानकारी? सरकार प्रशिक्षण दे रही है हर किसानों को, परंतु जो मार्केट है ना, मार्केट कहीं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। जगह जगह ऑर्गेनिक बाजार तो खोल रखे हैं, सीहोर मंडी में भी देखेंगे आप तो ऑर्गेनिक वो बना रखा उनने, पर वहाँ आज तक कभी नीलामी नहीं हुई, कोई खरीदार नहीं है। तो सरकार मतलब उत्पादन तो करवा रही किसानों पर बेचने के लिए मार्केट कहीं उपलब्ध नहीं करवा पा रही। उससे काफी किसानों ने ऑर्गेनिक करा और वापस छोड़ दिया उसको। जानते हैं ऐसे किसानों को? हाँ, बहुत सारे किसानों को जानते आपने नहीं छोड़ा क्योंकि आपका मार्केट बन गया हैं। था। बन गया था, उनके पास मार्केट नहीं है, उनको हर मतलब हर जगह कठिनाइयाँ, बेचने में कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि आम किसान जहाँ रासायनिक बिक रहा है वहीं जैविक बेच रहे हैं, वो जैविक के थोड़े से मार्केट में कम दाम ले आते हैं, क्योंकि इसमें इतनी चमक नहीं रहती है। तो वो रासायनिक से कम दाम में बिकेगा, उत्पादन भी कम होगा, मेहनत भी अधिक आएगी, तो फिर किसान सोचेगा क्यों मैं ऑर्गेनिक करूं, मैं तो केमिकल ही करूंगा। जब रेट ही नहीं मिल पा रहा है लोग, और प्रत्येक किसान का नियम रहता है कि 5-10 डिसमिल में, 15 डिसमिल में स्वयं के लिए सब्जी ऑर्गेनिक उगाएगा और स्वयं के लिए खाने के लिए, बाकी मार्केट के लिए तो वही केमिकल का उगाता है हर आपकी किसान। जमीन सर्टिफाइड है गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड। कितने साल में हो गई थी और क्या मेरे को हो गए करीबन 2014 में करवाया था, 10 वर्ष हो गए मेरे को। क्या प्रक्रिया थी उसमें इन वहाँ से MP सोपा से, मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था से रजिस्टर्ड है। उसमें साल में 2 बार इंस्पेक्शन के लिए आते हैं वो, और कब निंदाई हुई, कब खरपतवार निकाले, कब बुआई हुई, कितना उत्पादन हुआ, वो पूरा साल भर का रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। और वो आके पूरा चेक करते हैं, वो ज़मीन का भी पूरा भ्रमण करते हैं और पूरा हमेशा मिट्टी की जांच करवाते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन मिलने से क्या लाभ होते हैं? उससे कुछ भी नहीं, जैसे वो बड़े स्तर पे कोई एक्सपोर्ट करना चाह रहा है या कुछ भी, उसके लिए एपीडा के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है। तो इस वजह से वैसे तो हम तो कर ही रहे हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इस समय में काफी जमीन खरीदी हुई है हमने लगभग से। हमारी जो पुश्तनी जमीन है घर की, वो तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। अच्छा, ये तो पूरी खरीदी हुई है। आप हो तो कुलास खुर्द की? कुलास कला। कल आ गए। हाँ। ये खुर्द है खुर्द तो ये है, और ये कला। ये कल है। मैं गजराज सिंह वर्मा, ग्राम कुलास कला, तहसील जिला सीहोर का किसान हूँ। मेरे पास लगभग ज़मीन तो 30 एकड़ है, परंतु मैं 15 एकड़ में ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। 14 वर्ष हो गए मेरे को। और ऑर्गेनिक करने का मेरा उद्देश्य है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे और मैं जिन लोगों को तक अनाज पहुँचाऊँ वो भी इसको खा के स्वस्थ रहें, यही मेरा उद्देश्य है। और अभी हमारे परिवार में करीबन 16 लोग हैं, उसमें से 2 लोग जॉब पे हैं, बाकी लोग सब खेती कर रहे हैं और हम भी सुरक्षित हैं। सभी को रोजगार मिला हुआ है और आसपास के 15 से 20 लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं और सबकी आमदनी भी अच्छी है और आय का स्रोत भी अच्छा है। और सभी किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपने परिवार के लिए और सभी के लिए करना चाहिए। ज़्यादा अधिक नहीं कर पाए तो 1 से 2 एकड़ पर ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए। आपने बोला कि 30 एकड़ जमीन में 15 पे आप कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक खेती, बाकी पे क्यों नहीं कर पा रहे? 15 एकड़ दूर है और इतना हम मटेरियल जो खाद है, गोबर का खाद है या अन्य चीज, वो हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण हम 15 एकड़ को ऑर्गेनिक कर रहे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा आंकड़ों में बता सकें कि आप इस 15 एकड़ जमीन में कब से आपने शुरुआत करी थी, शुरुआत में आपको कितना घाटा इससे हुआ और आप लाभ की स्थिति में कब पहुंचे और कितना लाभ अभी कमा पा रहे हैं? 15 एकड़ में मैं 2010 से खेती कर रहा हूँ और 1-2 वर्ष हमें थोड़ा सा मतलब 20 से 30% माइनस गए हम, पर इसके दाम धीरे धीरे बढ़ के मिलने लगे तो हम मतलब वही लोगों की बराबरी पे पहुँच गए। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट अच्छा मिलता गया, तो अभी प्रोसेसिंग भी हम ही कर रहे हैं, मतलब जैसे अनाज उगा रहे हैं उसका प्रोसेसिंग भी हम कर रहे हैं। तो हमें कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके दाम भी हमें अच्छे मिल रहे हैं। और मार्केट से हम 15 से 20% महंगा अनाज बेचते हैं तो हमें दाम भी पूरे पर्याप्त हो जाते हैं और हमारी मजदूरी भी निकल जाती है और कहीं जाना नहीं पड़ता है, लोगों को स्वस्थ भोजन मिल रहा है। आप 15 से 20% ज्यादा बेच रहे हैं मार्केट से, लोग खरीदने आ रहे हैं? खरीदने आ रहे हैं, कई लोग यहीं से फार्मेसी खरीद के ले जाते हैं, कई लोगों को हम भोपाल में या कोरियर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध करा रहे हैं, तो लोग ले जा रहे हैं यहाँ से। आपको क्या लगता है कि
आपके आपके आसपास के किसान वर्ग के लोग खरीद रहे हैं? किसान नहीं खरीदते हैं, शहरी लोग खरीद रहे हैं हाँ। और वही हमको परिवार फैमिली जैसा मानते हैं, वही लोग खरीद रहे हैं। जैसे कई लोगों को फैमिली डॉक्टर जैसे रहते हैं, जैसे हमें फैमिली किसान बना रखा है उन्होंने, तो हम उन्हीं को ही सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ कभी फीडबैक दिया है कि आपको कि ये मत कीजिए, ये ऐसे मेहनत कर लीजिए, ऐसा कुछ बोला है किसी ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। वो तो और बोल रहे हैं कि आप तो हमें मतलब जैसे हम घर पे एक नमक खरीदते हैं, तो इस प्रकार वो भी बोलते हैं कि हमें पूरी सभी चीज़ उपलब्ध कराओ, हम भी बस मार्केट से एक नमक ही खरीदेंगे, बाकी प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे। क्या क्या चीजें आप सप्लाई कर पा रहे हो इन परिवारों को? अभी दाल है, मसाले हैं, तेल है, गुड़ है, गेहूं है और सभी अचार है, पापड़ है, सभी प्रकार की वो तैयार कर रहे हैं और सभी प्रकार का उपलब्ध करा रहे हैं। आपका जो गेहूं होता है उसका क्या रेट होता है इन परिवारों को जो आप देते हैं? हम लगभग अभी 4500 रुपये कुंटल बेच रहे हैं गेहूँ को। आम मार्केट में 30 से 35 रुपये किलो बिकता है और हम 45 रुपये किलो बेचते हैं। कितना आप उपज कर पा रहे हैं गेहूं की? मैं प्रत्येक साल 90 से 100 कुंटल उत्पादन ले रहा हूँ और उसमें से 15 कुंटल मेरे परिवार के लिए रख रहा हूँ, बाकी सेल कर देता हूँ। तो क्या आप किसी ब्रांड के तहत ये बेच रहे हैं या फिर ऐसे खुले में? ये गेहूं तो कोई ब्रांड नहीं, मसाला दाल ये कोई ब्रांड नहीं, बाकी तेल जो तैयार कर रहे हैं उसको स्वादपूर्ण ब्रांड है मेरा, उसी से मार्केट कर रहे हैं। कुछ अगर मुझे आप और प्रोडक्ट्स के नाम बता सकें जो आप बना रहे हैं और जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो। अभी हम मतलब लगभग 3 वर्ष से हल्दी का अचार तैयार कर रहे हैं। हल्दी का अचार? हाँ, कच्ची हल्दी का अचार। वो इस वर्ष मैंने 13 कुंटल पहले सर्दियों के दिनों में बनाया था, वो खत्म हो चुका, वापस अभी 3 कुंटल फिर तैयार करा हुआ है। तो एक तो हल्दी का अचार लोग काफ़ी पसंद करते हैं, वो सर्दी के दिनों में तो काफ़ी मांग रहती है। वो दूसरा हल्दी का पाउडर तैयार करते हैं, दूसरा आम का अचार तैयार करते हैं, वो चावल का प्रोसेसिंग करके चावल भी लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो काफ़ी मतलब टेस्ट में अगल अंतर आता है। अभी 1 महीने बाद हम सब्जी काफ़ी लगा रहे हैं अभी, तो लोगों को सब्जी भी जो कस्टमर यहाँ आते हैं उनको हम एक बैग भर के सब्जी भी उपलब्ध कराते हैं। जो आप रोजाना डिलीवर करेंगे उनको हफ्ते में? नहीं, हम वो यहाँ जो लोग आते हैं, हम मार्केट नहीं पहुँचा पाते, इतना अधिक उत्पादन तो नहीं कर पा रहे हैं सब्जी का, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको हम जो भी सब्जी हमारे पास रहती है उपलब्ध वो उनको देते हैं। तो इन सब में आपके बच्चे, आपके लड़के के, आपके बच्चे क्या बोलते हैं सबको देख के? नहीं, बढ़िया, पूरा परिवार को रोजगार मिला हुआ है, सब अच्छे सुखी जीवन जी रहे हैं और मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे ही कमा रहे हैं। और यहाँ दिन भर आप देख रहे हो, अभी कम से कम 25-50 लोग दिन भर आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो मतलब दिन भर मार्केट जैसा लगा रहता है, यहाँ लगता भी अच्छा है। और मैं भी अधिक समय यहीं सुबह शाम यहीं बिताता हूँ फार्म पे ही, और कहीं बाहर के काम रहे तो जाता हूँ, नहीं तो मैं अधिक समय अपने फार्म पे बिताता हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके बच्चों ने ऐसे कुछ, मतलब बच्चों ने ऐसे कोई बात बोली जिसको सुन के आपको लगा हो कि ये तो? नहीं, बच्चे हों जैसा मैं बोलता हूँ वैसे ही कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी पढ़ाई पूरी, सबने पढ़ाई पूर्ण कर ली है, तो वो भी कहीं नौकरी पे नहीं जाना चाहते हैं। वो आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने फाइनल किया है BA से, और 12th मैंने एग्रीकल्चर से किया था। और छोटा ब्रदर ने BSc MSc हार्टिकल्चर से की थी और PhD भी उसी से की थी। हार्टिकल्चर का कुछ नहीं कर रहे, अमरूद के अलावा? अमरूद हल्दी का कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं बस। सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि इसमें किस तरीके से और सपोर्ट कर सकती है? सरकार से मेरा ये निवेदन है कि प्रत्येक जो किसान जैविक कर रहे हैं उनको एक तो खाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाए, वो खाद बनाने के फिर उनके लिए तैयार किए जाए और उनको मार्केट उपलब्ध करा जाए। मेन मार्केट की समस्या आती है, तो उनको मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि उनके मतलब रासायनिक अनाज जहाँ बिक रहे हैं वहाँ नहीं बेचना पड़े उनको। मार्केट मिलने लगेगा तो धीरे धीरे किसान काफ़ी जैविक खेती करने लगेंगे। कोई सरकारी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं जिनका लाभ एक किसान ले सकता है अगर वो ऑर्गेनिक करना चाहता है तो? मैं ऐसे तो जैसे हार्टिकल्चर से या बहुत सारे विभाग से बहुत योजना मिलती है, उसमें 33% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी रहती है पॉली हाउस पे, नेट हाउस पे, परंतु वो पॉली हाउस तो मैंने नहीं लगा पाया। तो ऐसे काफ़ी मतलब खेतियों पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। क्यों नहीं लगा पाया आप पॉली हाउस? मेरे को ज़रूरत नहीं है उसकी, इस कारण नहीं लगा पाया।
अच्छा, जी। आप बता रहे थे कि आपको जैसे इक्विपमेंट खरीदने होते हैं या कोई भी मशीनें खरीदनी होती है, उसमें सरकार से सब्सिडी मिल जाती है, हाँ जी। तो वो उसका लाभ किस तरीके से मिल सकता है किसी को? उसमें अभी मैंने पीएमएफई योजना के अंतर्गत ये 23 लाख का प्लांट खरीदा है। इसमें मेरे को 8 लाख की सब्सिडी मिल गई है अभी, और बढ़िया चल रहा, किस्त समय पे भरा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीएमएफई क्या है? प्रधानमंत्री पूरा उसका वो तो मेरे को याद नहीं है, पीएमएफई बोलते हैं किस चीज के लिए मतलब बता दें। ये छोटे लघु उद्योग स्थापित करने के लिए। जो ये सरकार क्लस्टर बनाने को बोल रही थी अभी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे, 2 साल 3 साल जो नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाएगी, तो ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लस्टर तो 50-50 लोगों के बना दिए उनने, परंतु वो पेपर में बन गए, बाकी अभी धरती पे कुछ भी नहीं है और लोगों को कुछ भी पहुंच नहीं पा रहा, लोग कर भी नहीं रहे। आप जैसे बता रहे थे कि आपसे कई अधिकारी लोग भी मिलते हैं, पूर्व मुख्य अभी कृषि मंत्री भी आपसे मिले, जी जी, है ना, तो आप उन तक क्या आवाज पहुंचाते हैं, क्या बात करते हैं उनसे? मेरा यही है कि जैसे एक तो किसानों को गाय जैसी जब तक गौ माता नहीं रहेगी तो ऑर्गेनिक खेती संभव नहीं है। तो जो खेती किसान ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनको कम से कम 2-4 गाय ऐसी उपलब्ध कराना चाहिए। और दूसरा, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए कुछ पिट बनवा के देना चाहिए, और एक देसी बीज कहाँ मिलते हैं वो उपलब्ध कराना चाहिए। अभी आपके नजरिए में सरकार क्या कर रही है ऑर्गेनिक खेती को लिए, क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है? अभी सरकार जैसे प्रशिक्षण तो दे रही है किसानों को, परंतु वही कुल मिला के कुछ किसान कर भी रहे हैं, पर मेन समस्या वही मार्केट की आती है आखिरी में। तो अभी मार्केट गवर्नमेंट कहीं उपलब्ध नहीं कर पा रही। जो किसान ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जिनने स्वयं का मार्केट बना रखा है, वही किसान सक्सेस है, बाकी किसान नहीं कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा। मेन समस्या वो आ रही है।